हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को भी जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, पिछले सत्र में हमने रचना के दृष्टि से जो वाक्य के भेद थे, जैसे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल की थी। आज के इस सत्र में हम वाक्य के जो प्रमुख भेद है, दूसरा भेद अर्थ की दृष्टि से वाक्य, तो इसके बारे में विशेष जानकारी आज के इस सत्र में प्राप्त करेंगे। तो चलिए, वाक्य का दूसरा प्रमुख भेद अर्थ की दृष्टि से वाक्य किसे कहते हैं, इस प्रकार। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार भेद है। तो सबसे पहला भेद विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, 6 नंबर पर संदेहवाचक वाक्य, 7वां इच्छावाचक वाक्य और 8वां संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से अर्थ के दृष्टि से वाक्य के ये 8 भेद है। तो चलिए, सबसे पहला भेद विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार। जिससे किसी बात के होने या किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य राजेश सोता है, दूसरा वाक्य राधा पढ़ती है, तीसरा वाक्य वे जा रहे थे, चौथा वाक्य हम जाएंगे, पांचवा वाक्य गाय रोटी खाती है। तो देखिए दोस्तों, इन वाक्य में सोता है, पढ़ती है, जा रहे हैं, जाएंगे, खाती है, ऐसे कुछ न कुछ क्रिया करने का, कार्य करने का बोध हो रहा है, इसलिए ये विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य है। अब हम और भी परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि और इसकी परिभाषा इस प्रकार, जिस वाक्य में कोई सरल विधान, चाहे वह स्वीकृति दर्शक हो या निषेध दर्शक हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए, इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य मैदान में पानी भरा है, यह स्वीकृति दर्शक वाक्य है। दूसरा उदाहरण आप कल नहीं आए, यह निषेध दर्शक वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों, स्वीकृति दर्शक और निषेध दर्शक जो वाक्य है, इसके बारे में यहाँ पर बोध हो रहा था, इसीलिए ये विधानार्थक वाक्य है। तो यहाँ पर हमने विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में अर्थ की दृष्टि से वाक्य का दूसरा भेद निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार। जिस वाक्य में
किसी बात या क्रिया के न होने का मतलब निषेध का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य अथवा निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उदाहरण, हमने खाना नहीं खाया। दूसरा वाक्य, तुम्हारी दी हुई पुस्तक अच्छी नहीं थी। तीसरा वाक्य, राहुल के आने की खबर तक न मिली। ऊपर के वाक्य में स्वीकृति नहीं बल्कि इंकार या निषेध सूचित होता है, इसलिए ऊपर के वाक्य निषेधवाचक वाक्य हैं। इसमें नहीं, नहीं, न, ये जो है इससे निषेध का बोध हो रहा है, इसीलिए यह निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य है। तो इस प्रकार निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब तीसरा भेद, आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार, जिस वाक्य में किसी तरह की आज्ञा, प्रार्थना अथवा आशीर्वाद का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य या विध्यर्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणों में हम समझने का इसे प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य, तुम पुस्तक पढ़ो। दूसरा वाक्य, मुझे एक नारियल दो। तीसरा वाक्य, आप चिरंजीव रहो। चौथा वाक्य, तुरंत जाकर घर की सफाई करो। ऊपर के वाक्य में आज्ञा अथवा आशीर्वाद सूचित होता है, इसलिए ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया। अब इसमें चौथा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार, जिस वाक्य में प्रश्न मतलब सवाल किया जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा वाक्य, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तीसरा वाक्य, सेब कितने किलो है। ऊपर के वाक्य में विविध प्रश्न सूचित होते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास भी हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब आगे के भेद में 5वें नंबर का भेद, विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, सुख, दुख, खेद, आश्चर्य का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भी समझने का इसे हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला उदाहरण, आहा आज का दिन कितना सुहावना है। इस वाक्य में हर्ष का बोध हो रहा है। अब दूसरा वाक्य, ओहो तुम भी आ गए। इसमें विस्मय का बोध हो रहा है ओह के माध्यम से। तीसरा वाक्य, काश मैं डॉक्टर होता। यहां पर काश, इससे दुख का बोध हो रहा है। चौथा वाक्य, अरे रे यह तुम क्या कर बैठे। पांचवा वाक्य, बाप रे इतना बड़ा नाग। आश्चर्य का बोध हो रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों, ऊपर दिए गए वाक्य में आहा, ओह, काश, अरे रे, बाप रे शब्दों से मन विविध भावों को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये विस्मयवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और
उदाहरणों के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास किया। दोस्तों, आप लोगों में बहुत क्षमता है, एनर्जेटिक पावर है। आप लोग भी बहुत ऐसे उदाहरण स्वयं तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इस व्याकरण को आप लोग अपने नोटबुक में भी लेखन करने का प्रयास भी जरूर करना है। तो चलिए अगले भेद में 6 नंबर का भेद संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार: जिस वाक्य में किसी बात का संदेह होने का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए तो उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य, शायद कोई आ जाए। दूसरा वाक्य, वह आया होगा या नहीं। तीसरा वाक्य, तुम लिखोगे या नहीं। चौथा वाक्य, उसने देखा होगा। पांचवा वाक्य, आज बरसात होने की संभावना है। ऊपर के वाक्य में अस्पष्टता, संभ्रम, अनिश्चितता सूचित होती है, संदेह का बोध होता है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का भी प्रयास किया। अब 7वें नंबर का भेद, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार: जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण वाक्य इस प्रकार: प्रभु आपको लंबी उम्र दे। दूसरा वाक्य, तुम अपने काम में सदा सफल हो। तीसरा वाक्य, आप सभी छात्रों का मंगलमय हो। चौथा वाक्य, ईश्वर आपका भला करे। ऊपर के वाक्य में इच्छा, शुभ कामना सूचित होती है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास किया। अब अगले भेद में 8वें नंबर का और आखिरी भेद, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार: जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होने का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में सबसे पहला वाक्य, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। दूसरा वाक्य, डॉक्टर न आता तो वह मर जाता। तीसरा वाक्य, इस वर्ष वर्षा नहीं हुई अतः खेत सूख गए। चौथा वाक्य, यदि नौकरी मिल जाती तो इसका संकट दूर हो जाता। ऊपर के वाक्य में संकेत सूचित होता है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। या फिर ऊपर के वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होने का बोध सूचित होता है, इसलिए ये संकेतवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा, उसके उदाहरणों को यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया। इस प्रकार हमने अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के 8 भेद है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ।
पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयवाचक वाक्य, 6 नंबर पर संदेहवाचक वाक्य, 7वां इच्छावाचक वाक्य और 8वां संकेतवाचक वाक्य। इनकी परिभाषा और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब अगले सत्र में हम वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन इसके बारे में विशेष जानकारी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तो यहाँ पर सत्र को समापन करते हैं, लेकिन समापन के पहले महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि बोर्ड के परीक्षा में या अलग अलग कक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वाक्य का भेद पहचानो, फिर वह सरल वाक्य की दृष्टि से वाक्य का भेद पहचानो, ऐसे भी स्पष्ट रूप में आता है, या फिर रचना के दृष्टि के साथ साथ अर्थ के दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानो, ऐसे भी स्पष्ट रूप से सवाल आता है, या कभी कभी सिर्फ वाक्य के भेद पहचानो, ऐसे सवाल आता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है। रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानो यदि ऐसे कहा गया तो उसमें स्पष्ट हो जाता है किस रचना के दृष्टि से एक तो सरल वाक्य होगा, एक तो मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। उस समय अर्थ की दृष्टि से इस बात को भूल जाना है। हाँ, जिस समय अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानो यदि ऐसा दिया है तो उसमें से फिर सरल, मिश्र, संयुक्त इन वाक्य के भेद को भूल जाना है, और सिर्फ जो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार दिए हैं उन्हीं में से जवाब आएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। हाँ, जिस समय संदिग्ध सवाल है जैसे कि वाक्य के भेद पहचानो, हाँ, उस समय कभी कभी रचना की दृष्टि से जो प्रकार है सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य, ये भी हो सकता है जवाब, या फिर अर्थ की दृष्टि से जो 8 प्रकार बताए जैसे कि विधानार्थक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये भी जवाब हो सकता है दोस्तों। तो कभी भी प्रश्न पत्र में सवाल को पहले समझ लेना है कि यह रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानने के लिए बोला गया है या फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पहचानने के लिए बोला गया है, या फिर संदिग्ध जैसे कि वाक्य के भेद पहचानो, ये सवाल है। तो ये जब सवाल आप लोग समझ लेंगे तो प्रश्न पत्र में आया हुआ जो सवाल है आप बड़े आसानी से उसे हल कर सकते हैं और अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी व्याकरण का सवाल हल करते समय जल्दबाजी नहीं करना है, पहले तो सवाल को समझ लेना है, सिर्फ वाक्य के बारे में ही नहीं। तो जितना भी मैंने क्रमबद्ध व्याकरण बताते जा रहा हूं, ऑडियो वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो हर एक व्याकरण के सवाल को पहले ध्यान से पढ़ना है, माइंड में बराबर फिट करना है और फिर उसके बाद उसका जवाब लेखन करना है। तो दोस्तों आप जरूर सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थी आज के लिए आप लोगों को महत्वपूर्ण बात। चलिए इस सत्र को समापन की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन उससे पहले और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि ये जो क्रमबद्ध व्याकरण की जानकारी ऑडियो वीडियो चैनल के इस माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसके लिए मेरे हिंदी अध्यापक के साथ साथ और अन्य अध्यापक जो है उनके भी बहुत भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी ओर से एनर्जेटिक पावर भी मुझे मिल रही है, प्रेरणा भी मिल रही है।
समय समय पर वे मुझे कुछ अच्छी बातें जो है वे भी बताने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी बातों को भी मैं स्वीकार करते हुए अच्छे से अच्छा बदलाव मेरे इस सत्र में मैं करते जा रहा हूँ। इसीलिए मेरे सभी छात्रों के साथ साथ मेरे वे सभी हिंदी अध्यापक वृंद और मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद जिनसे मुझे प्रेरणा मिल रही है, ऐसे सभी महानुभावों का मैं आभारी रहूँगा। बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही प्रेरणा मुझे देते रहिए। आप लोगों की कमेंट्स जो है या फिर सुझाव जो है वह मुझे देते रहिए, ताकि मेरा हौसला और भी बुलंद होगा और मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का भंडार देने का प्रयास करता रहूँगा। इसी के साथ आज का सत्र यहीं पर समापन करते हैं। जाते जाते फिर से एक बार सभी मेरे छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ सभी छात्रों को, मेरे अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।